ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, थर्ड लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट बजट की सबसे पहले मीनिंग, कीवर्ड है स्टेटमेंट। क्या है? एक स्टेटमेंट, एक फाइल, एक कागज का टुकड़ा जिसपे हम आने वाले खर्चे, आने वाले साल में जो होने वाले खर्चे और आने वाले साल में जो इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, उसके बारे में पहले से लिख देते हैं। साहब हमारा इतना खर्चा होगा, इतना, जैसे हर साल बजट में सरकार बताती है हम 1 लाख करोड़ रुपए इस बार रेलवे पे खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ शिक्षा पे खर्च करेंगे और 200 करोड़ रुपए हमारे टैक्स से आए नहीं है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट। वापस देखना, एक तो पहली बात स्टेटमेंट है, क्या है? किसका? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स होने वाली ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है, घर की बात नहीं हो रही है। इन फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर में तुमको फाइनेंशियल ईयर होता है, तुमको पता है, ऑफ है ना, तो उसको कहते हैं। वापस बोलो, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन ए फिजिकल ईयर, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या कहते हैं? क्लियर है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाते क्यों है गवर्नमेंट बजट? पहला होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या होता है? क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, क्या करते हैं गवर्नमेंट बजट बनाकर? गवर्नमेंट बजट बनाकर लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स में बताते हैं भाई इतना, और वो टैक्स है क्या? जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनके इनकम से टैक्स लिया और वापस उसी को उन लोगों को दे दिया सब्सिडी के रूप में जो लोग गरीब है। क्या है? तो अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं? लोगों की इनकम का, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, जो ज्यादा कमा रहे हैं उन पर टैक्स लगाते हैं, जो नहीं कमा रहे, कम कमा रहे हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाकर उल्टा सब्सिडी देकर अपन इनकम को वापस है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में कि गवर्नमेंट बजट को यूज लेकर आप इक्विलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, समानता कैसे ला सकते हो, गरीबों और अमीरों के बीच में जो दूरी है उसको कैसे कम कर सकते हो? तो उसका आंसर था प्रोग्रेसिव टैक्स लगा। क्या प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स रेट बढ़ती है। अपने इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। क्या है? क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट? प्रियांशु, अपने इंडिया में भी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 5 से 10 लाख तक 10%, फिर 10 लाख से ज्यादा 20%, ऐसा कुछ है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, पहले था 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 10%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 20% से ज्यादा पे 30%। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो अपन पढ़ रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। अपन क्या करते हैं, क्यों बना रहे हैं अपन गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट क्यों बनाती है, उसके कारण पढ़ रहे हैं। क्यों? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, कारण क्या इसके पीछे? इसके पीछे कारण होता है कि हम इक्विलिटी लाए, गरीबों और अमीरों के बीच में जो दूरी है उसको कम करें। कैसे करेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स लगा। क्या लगाएंगे? इसमें अपन क्या करते हैं, जिन लोगों की ज्यादा कमाई है उन पर टैक्स लगाते हैं और उनसे टैक्स यूज लेकर उनकी इनकम वापस अपने पास आ जाती है और उसको वापस गरीबों को सब्सिडी के रूप में, हेल्प के रूप में बांट देते हैं। इस तरह से अपन, तो पहला है इस तरह से अपन यूज लेते हैं लोगों की इनकम को। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैसे हम इक्वलिटी लाएंगे गरीबों में और अमीरों में गवर्नमेंट बजट को यूज लेके, आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? कैसे लाएंगे अपन इक्वलिटी? प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के। क्या? अगला आता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें अपन क्या करते हैं, जो चीजें काम की नहीं है, लग्जरियस है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, जैसे सिगरेट, उन पर तो अपन लगाते हैं ज्यादा टैक्स। क्या लगाते हैं? और जो चीजें बहुत जरूरी है लोगों के लिए, गरीब लोग मगर उनको मिल नहीं पाती है, जैसे गेहूं चावल, उन पर अपन देते हैं सब्सिडी। तो रियलोकेशन ऑफ रिसोर्स में क्या करते हैं अपन, अपना सरकार के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान सुनना, सरकार के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना, और दूसरा होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? अपन को गवर्नमेंट बजट बना के दोनों को पूरा करना है। क्या करना है? किस चीज को? प्रॉफिट अर्निंग और सोशल वेलफेयर दोनों को पूरा करना है। कैसे करेंगे? अपन जो है लग्जरियस गुड है, जो ज्यादा काम की नहीं है, जो सिर्फ अमीरों के काम की चीज है, उसके बिना भी जिंदगी चल सकती है, या फिर जो स्वास्थ्य के लिए खराब है, हैजार्डियस गुड्स कहते हैं जिनको, उन पर तो लगा देंगे भयंकर टैक्स। जैसे हर बार देखना आप, हर बजट में सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, और जो चीजें जरूरी है उन पे अपन दे देंगे सब्सिडी। क्या कर देंगे? इससे क्या हो जाएगा, एक ज्यादा टैक्स लगा दिया, चीजों पर प्रॉफिट हो गया, और दूसरी तरफ अपन ने जो चीजें जरूरी है उन पर दे दी सब्सिडी, उससे हो गया सोशल वेलफेयर। क्या हो गया? इस तरह से अपन ना गवर्नमेंट बनाकर जो सरकार के 2 मोटिव है, कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव? सरकार के दो पॉइंट है, प्रॉफिट अर्निंग, 2 ऑब्जेक्टिव,
प्रॉफिट अर्निंग और सोशल वेलफेयर दोनों को अपन है ना बैलेंस करके चलते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इट इज अ स्टेटमेंट, गवर्नमेंट वेलफेयर की डेफिनेशन वापस देख रहे हैं अपन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। इसके बाद अपन पढ़ रहे ऑब्जेक्टिव। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। अपन ज्यादा जो लोग कमा रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा अर्निंग है, उनसे ज्यादा टैक्स लेते हैं। जो कम कमा रहे हैं उससे कम टैक्स, जो नहीं कमा रहे उन पर टैक्स नहीं लेते, उल्टा सब्सिडी देते हैं। इस तरह से हम लोगों की इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में घुमा फिरा कर कि अगर इक्वलिटी लानी है लोगों में, गरीबों और अमीरों के बीच में, पुअर रिच के बीच में अगर इक्वलिटी लानी है तो गवर्नमेंट बजट को यूज लेके कैसे ला सकते हैं? आज थोड़ा प्रोग्रेसिव टैक्स लगा। क्या लगा के? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगी, जैसे इनकम घटेगी टैक्स रेट घटेगी। अगला था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग और सोशल वेलफेयर। दोनों को अपन को क्या करना है? मेंटेन करना है। कैसे करेंगे? जो चीजें लग्जरियस गुड है, एचआरडीएस गुड्स है, उन पर तो ज्यादा टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और जो नेसेसरी गुड्स है उन पर कम टैक्स लगाएंगे। अगला होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या होता है? ना अपने इकोनॉमी में ज्यादा तेजी आनी चाहिए, ना मंदी आनी चाहिए, ना इन्फ्लेशन आना चाहिए, ना डिफ्लेशन आना चाहिए। ठीक है ना? उसके लिए करना क्या है? जब भी ज्यादा तेजी आ जाए, तेजी कब आती है? जब इन्फ्लेशन कब आती है? जब लोगों का ज्यादा रुपया होता है खर्च करने के लिए, उस समय अपन टैक्स रेट बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? ताकि लोगों को ज्यादा टैक्स लगे तो उनकी जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने वाली इनकम, वो कम हो जाए। टैक्स बढ़ते क्या होता है? लोगों का ज्यादा रुपया टैक्स में चला जाता है तो इनकम कम हो जाती है, बची हुई इनकम तो कम खर्च कर पाते हैं, उससे अब महंगाई कम हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जब भी इन्फ्लेशन आ जाती है तो टैक्स बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने गवर्नमेंट बजट में टैक्स रेट को बढ़ा देंगे। और जब भी डिफ्लेशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, कुछ भी होगा, उस समय अपन क्या कर देंगे? टैक्स रेट घटा देंगे। अगला होता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या होता है? मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट बजट को यूज लेके, पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब गवर्नमेंट की खुद की कंपनियां क्या होती है, उसको भी गवर्नमेंट मैनेज करती है। जो कंपनी ज्यादा कमा रही है, जो अच्छा कर रही है, जो जरूरी है, उसमें अपन है ना ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करते हैं बजट में। और जो खराब है, जो कमा नहीं रही है, उसको अपन डी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बेच देते हैं और वो रुपए निकाल के अपन जरूरी चीजों में, जरूरी कंपनी में लगा देते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को क्या करती है? मैनेज करती है। वो भी किसमें करती है? गवर्नमेंट बजट में। गवर्नमेंट बजट में पहले ही बताते हैं। आपने अगर पिछले साल का देखा हो ना बजट, तो गवर्नमेंट बजट ने पहले ही बोल दिया था इस साल हमारा 21 लाख करोड़ का डी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, यानी हम 21 लाख करोड़ की हमारी संपत्तियां बेचेंगे। तो ऑलरेडी उन्होंने मैनेज कर लिया है कि हम ये अपनी कंपनियां बेचेंगे और जो कंपनियां अच्छी उसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से। और लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का मतलब अभी मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड रिसीव्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, आने वाले समय की खर्चे और आने वाले समय की इनकम। तो गवर्नमेंट एक साल पहले ही अपने जो खर्चे होने वाले हैं और जो इनकम होने वाली है उसका पहले से ही ना एक एस्टिमेट लगा देती है, पहले सोच लेती है। जब भी आप किसी चीज को सोच के करोगे तो आपके क्या होता है? सही जगह इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? अगर आप एक साल पहले ही पूरी एक साल की स्ट्रेटेजी बना दो, यार यहाँ पे खर्चा करना है और यहाँ पर अपन को है ना यहाँ से ज्यादा इनकम जनरेट करनी है, यहाँ पे ज्यादा टैक्स लगाना है, तो अपन को अगर पहले सोच लिया एक साल पहले यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्योंकि वो अपन पहले सोच के कर रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन होता है, तो सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट होता है, सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अपनी क्या होती है? अगर सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्या होती है? तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव। क्या है? सबसे पहले अपने बड़ा गवर्नमेंट बजट, इट इज द स्टेटमेंट। कीवर्ड क्या है? क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ किसका? एक्सपेक्टेड रिसीव्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। या इतना खर्चा होगा, अपन इस तरह से लिख देते हैं, इतना इतना रुपया आएगा टैक्स के थ्रू, इतना इतना खर्च होगा और इतना रुपया हमारा या तो डेफिसिट रहेगा या सरप्लस रहेगा। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। इसके 4 ऑब्जेक्टिव, 5। पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम वेल्थ, इसमें अपन इक्विटी लाने की कोशिश करते हैं। कैसे? प्रोग्रेसिव टैक्स लगा। कैसे? ज्यादा लोग जो ज्यादा कमा ज्यादा टैक्स, जो कम कमा रहे हैं उन पर सब्सिडी। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इसमें बैलेंस करते हैं दो गोल के बीच में। कौन कौन सा गोल बेटा? सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट अर्निंग। हम जो चीजें लग्जरियस होती है उन पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, जो जरूरी होती है उन पर अपन है ना सब्सिडी देते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं? जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन होगा टैक्स घटा देंगे, ताकि है ना इकोनॉमी में ना तो ज्यादा तेजी आवे ना ज्यादा मंदी आवे। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो चीजें अच्छी काम नहीं करी उनको डी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं गवर्नमेंट बजट में घोषणा करके, और जो अच्छा कर रही है उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट एक साल पहले बना देते हैं, बहुत पहले तैयारी हो जाती है, तो हम सोच समझ के सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही जगह रुपया लगाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होने लग जाती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? अगला आता है गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर। क्या आता है? स्ट्रक्चर का मतलब तुमको पता है किससे मिलकर बना है। जैसे अपन बोले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, तो बोले नींव है, फिर नीचे 2-4 कमरे, उसके ऊपर ये है। वैसे गवर्नमेंट बजट किससे बनता है? जो अपनी डेफिनेशन थी वो इसका स्ट्रक्चर है।
गवर्नमेंट बजट जो डेफिनेशन थी वो स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो खुद को ही पता चल जाएगा। ये है गवर्नमेंट बजट। तो किससे बनता है? बजटेड एक्सपेंडिचर और बजटेड रिसीव्स या रेवेन्यू, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर या इसके कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट बजट किस चीज से बनता है? दो चीजों से मिलकर बनता है, लिखा हुआ है, दो चीजों से मिलकर बनता है। इसकी दो कंपोनेंट है, बजटेड रिसीव्स और बजटेड एक्सपेंडिचर। क्या? बजटेड एक्सपेंडिचर और बजटेड रिसीव्स। ये इसके, अगर आपको बजट बनाना है, सिर्फ दो चीजें, कंपोनेंट दो ही हैं इसके, बजट के एक्सपेंडिचर और बजट की रिसीव्स। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिसीव भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स, ठीक है ना। ये इसका कंपोनेंट है। क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपोनेंट क्या है गवर्नमेंट बजट के, तो क्या होंगे अलेशा? हाँ, तो बजटेड एक्सपेंडिचर बजटेड रिसीव्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसीव्स, ठीक है ना। ये इसके कंपोनेंट है। क्या है? बजटेड एक्सपेंडिचर बजटेड रिसीव्स। एक्सपेंडिचर और रिसीव दोनों दो तरह की होती है। कौन कौन सी भाविका? हाँ, रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीव्स। दो तरह के एक्सपेंडिचर भी होते हैं और दो तरह की रेवेन्यू भी होती है। ये इसके कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं अलेशा? बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीव्स। बजट एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन से? वेरी गुड। अब आते हैं अपन सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्स पर। किस पे आते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट को पढ़ते हैं सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी अपन ने पढ़ा था दो तरह की होती है, नहीं सिर्फ अपन पढ़ते हैं बजटेड रिसिप्ट्स। क्या? बजट में आने वाली रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है ना। बजटेड रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अपन पढ़ रहे हैं कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट ले लिया बजटेड रिसिप्ट्स। क्या ले लिया? उसमें दो तरह की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है हिसाब से? जो कमाते हैं अपन, क्या जिसके बदले में कुछ दिया नहीं है या किसी से उधार नहीं लिया है। और कैपिटल रिसिप्ट्स उससे उल्टा, या तो उधार लिया है या अपन ने कुछ बेचा है, उससे जो मिला है। तो ये कमाई, सरकार की कमाई। सरकार की कमाई के क्या दो तरीके होते हैं? कौन कौन से बताओ? अपने पास रेवेन्यू के दो तरीके, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब पढ़ो तो सामने ध्यान रखा करो। कौन सा रेवेन्यू की रिसिप्ट कितने तरह की होती है? और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत तरह के होते हैं, जिसका पूरा टॉपिक आएगा आगे। सरकार कमा रही है, टैक्स लेके नहीं कमा रही, तो कैसे कमा रही है बता? टैक्स के अलावा सरकार की कमाई क्या है? वेरी गुड। और गवर्नमेंट फी लेती है, ठीक है ना, पेनल्टी लगाती है। अपन तीन जने बैठ के चलाते ना गाड़ी, पी के तो पकड़ लेते ना, रुपये लेते ना, वो फी होती है। गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है, पब्लिक कंपनी, उनका प्रॉफिट होता है। एस चीट होती है, अभी आएगा, है ना। स्पेशल असेसमेंट, अभी सब आएंगे। अभी आगे एक पूरा टॉपिक आएगा, अलग अलग चीजें हैं। अपन ने किसी को लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट ने लोन दिया किसी को, इंडिया की लोन नहीं देती, लेती है कभी कभी कोई दूसरी सरकार है, अपनी तो हालत ही नहीं ऐसी, ठीक है ना। तो ये है, वापस देखना, अपन पढ़ रहे हैं बजट के स्ट्रक्चर। उसमें होते हैं दो कंपोनेंट। बजट के कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बेटा? बजट के कंपोनेंट होते हैं रेवेन्यू, बजटेड रिसीव्स और बजटेड एक्सपेंडिचर। क्या होता है उसमें? अपन बजट रिसीव्स को पढ़ रहे हैं। बजट रिसीव्स में दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स। रेवेन्यू रिसीव्स दो तरह की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। पूरा एक टॉपिक अभी आगे आ जाएगा, फिर भी तुमको बता रहा हूँ अलग तरीके होते हैं। अब कैपिटल रिसीव्स का मतलब क्या होता है, मैंने तो अभी बताया था। कैपिटल रिसीव्स का मतलब होता है या तो आप कोई उधार ले रहे हो या कोई चीज बेच रहे हो। चार तरह से कैपिटल रिसीव्स होती है गवर्नमेंट की। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इसमें अपन अपनी चीजें बेच देते हैं,
ठीक है ना। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन, क्या होता है, आपने किसी को लोन दिया था वो वापस ले लिया। दूसरा अगला होता है बोरोविंग, क्या होता है, आपने किसी से उधार लिया। और लास्ट होता है स्मॉल सेविंग्स, क्या होता है, ये चार तरह की कैपिटल स्टेप्स होती है, क्या होती है, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग और स्मॉल सेविंग, है ना। अभी तो अपने सिर्फ जियो से पढ़ा क्या क्या होता है, आप इसके अंदर के डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेवेन्यू स्टेप्स क्या होती है, ठीक है ना। आज जैसे अलिया को रुपए चाहिए, कैसे अभी अलिया को रुपए चाहिए, कैसे ला सकते हैं रुपए, बता। या तो किसी दोस्त के पास जाएगा, भाई 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 प्लीज रुपए, या तो ऐसा करेगा, या फिर क्या करेगा, अपना मोबाइल बेच देगा। मोबाइल है ना 5-10 हज़ार में बेच देगा आईफोन, ठीक है ना। रुपए चाहिए तो बेचना पड़ेगा। क्या किया इसने, या तो अपनी एसेट्स बेची या फिर किसी से उधार ले, इसको कहते लाइबिलिटी बढ़ाई। क्या करी, या तो एसेट्स घटाई या लाइबिलिटी बढ़ाई। दोनों तरह से नहीं कमाना है, दोनों तरह से रुपए नहीं चाहिए, 30 तरह से कमाया, यानी कुछ मेहनत करी है, ठीक है ना। गया कमटे पर, ओडी उठाई 4-5 और फिर रुपए लेकर आया, तो वो जो होती है वो रेवेन्यू स्टेप्स होती है। क्या होती है, रेवेन्यू स्टेप्स का मतलब होता है विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़े, ना तो आप कोई आपसे ज्यादा मांगता हो रुपए, कि भाई पिछले दिन 100 रुपए लिए थे ना, आप जाकर और 1000 रुपए मांग रहे हो, तो क्या यार 1100 मांग। ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना आपकी एसेट्स घटनी चाहिए, फिर भी रुपया जावे, उसको कहते हैं रेवेन्यू स्टेप्स। क्या कहते हैं, विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। क्या, रेवेन्यू में याद रखना, रेवेन्यू में हमेशा नाइदर आएगा, क्या आएगा, और कैपिटल में हमेशा आइदर आएगा, क्या आएगा। क्या होता है रेवेन्यू स्टेप्स बेटा, इस तरह से याद रखना कि रुपए कैसे मिलते हैं। रुपए हाथ में के साथ है, या तो अपन उधार लेते हैं, उधार लेने यानी लायबिलिटी बढ़ाना, और या फिर अपने कोई चीज बेचते हैं यानी एसेट्स घटाना, दोनों ही नहीं करना है। विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, उसको कहते हैं रेवेन्यू स्टेप्स। क्या कहते हैं, याद हो गया, विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, इसको कहते हैं रेवेन्यू स्टेप्स। ना तो आपने किसी से उधार लिया है, ना आपने कोई चीज बेची है, फिर भी आपके पास रुपया आ गया, यानी आपने कमाई करी है, ठीक है ना। ये होती है रेवेन्यू स्टेप्स। क्या होती है, बोलना बेटा, विच नाइदर क्रिएट रेवेन्यू स्टेप्स। रेवेन्यू की डेफिनेशन है, विच नाइदर क्रिएट रेवेन्यू स्टेप्स, विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स एंड नॉर रिड्यूस एसेट्स, विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस। अब ये दो तरह की होती है, रेवेन्यू टैक्स और नॉन टैक्स। अब आता है टैक्स की डेफिनेशन। क्या होता है अलीशा, सर टैक्स वही होता है जो हर साल हम छुपाते हैं, बचाते हैं और खा जाते हैं। क्या होता है टैक्स, टैक्स होता है कंपल्सरी, इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, देना ही पड़ेगा। ये अगर 2-3 महीने केसर होटल का नहीं भरेगा ना, 2-3 आएंगे, पकड़ेंगे, ले जाएंगे, आ जाए बेटा देखो घर, यहाँ पे हमारी एक होटल में लेके चलते हैं, ले आ कहता है। तो विच इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, क्या, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट टू टैक्स पेयर। अब ये कभी टैक्स भरता है तो देखा है कि अपन टैक्स भरने गए, 10,000 टैक्स भरा, आगे वाले ने आधा किलो का गुलाब उड़ा के दे दिया, थैंक यू भैया कि टैक्स भरा, कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्या वो टैक्स भरने से। तो अपन को पता है अपन टैक्स भर रहे हैं, मगर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है कि आपकी गली के घर के सामने जो गड्ढा खुदा हुआ बंद कर दे, ठीक है ना, रोड सही बना दे, इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। तो टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कंपल्सरी बेनिफिट है बेटा, बच नहीं सकता ज्यादा दिन तक, ठीक है ना। कंपल्सरी पेमेंट, इट इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है ना। ये होता है टैक्स। क्या होता है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, रसगुल्ले नहीं देंगे आपको, 2 खिलाएंगे, लो पैसा दिया आपने ना। टैक्स भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझना ध्यान से, अगर जेब भी आपकी खाली हो, जेब पे भी आपके बर्डन पड़े, रुपए भी आपको निकाल के देने है ना, जेब, और दूसरा टाइम टू टाइम चुकाने की लायबिलिटी भी आपकी, आप नहीं चुका तो आपको ही सरकार पकड़ेगी। वो दोनों चीज अगर आपके एक जने के ऊपर आ जाए, इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, यानी सही डेट पर जाकर भरना, फॉर्म भर के, वो भी आपकी लायबिलिटी, एंड इट्स बर्डन, बर्डन का मतलब जेब से रुपए भी आपके निकल रहे हैं, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन, क्या, इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं,
हर बार बोर्ड में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टैक्स, या तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं या फिर है ना आपको एग्जांपल देते हैं, पूछते हैं डायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा है। चुकाना भी आपको है टाइम टू टाइम, लायबिलिटी आपकी है और आपकी जेब से रुपए निकल रहे हैं। जैसे होता है डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स, क्या होता है आपकी इनकम जितनी हुई है उसमें लग रहा है और टाइम टू टाइम 31 जुलाई तक भरना भी किसको, आपको है। आपने नहीं पता, आपको ही पकड़ेंगे। क्या होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स? फॉल ऑन द सेम पर्सन, पूरी लाइन सेम है, इसमें आ जाएगा फॉल ऑन सेम पर्सन और इनडायरेक्ट में आ जाएगा फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, बाकी सब कुछ सेम है। क्या होता है वर्षा डायरेक्ट टैक्स? एंड इज बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन, याद रखना, सीधा बैठ जाएगा। इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इज बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, देखो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, डेथ ड्यूटी है क्या, और 3 एक्सपेंडिचर्स है क्या, 4 कौन कौन सा है उमंग डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, डेथ ड्यूटी। ध्यान रखना, आपको नाम आएंगे, आपको पहचाना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स लगता है एक जने की इनकम पर, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कंपनी की इनकम पर, मगर देना कंपनी को ही है और उसको भरने की लायबिलिटी भी कंपनी की है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डेथ ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब है ना डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? एक पक्का क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान रखना, या तो डेफिनेशन या फिर आइडेंटिफाई करना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है डेफिनेशन बेटा? हाँ, इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इज बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। क्या? जैसे सेल टैक्स होता है, क्या होता है, मैंने तेरे को 1 लाख का माल बेचा, कितने का बेचा, उस पर 10,000 टैक्स लग गया, बर्डन किस पे पड़ी, 10,000 की तेरे पे पड़ी ना, तूने मेरे को 1,10,000 रुपए दिए, तेरी जेब से रुपया निकला 10,000, बर्डन तेरे पे पड़ी, मगर इस 10,000 को चुकाने का लायबिलिटी किसकी है, क्योंकि मेरे पास पड़ा है वो रुपया, तो चुकाऊंगा मैंने टाइम पे चुका, मेरे को पकड़ेगी सरकार, तेरे को नहीं पड़ेगी, तूने तो चुका दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्डन किसी और पे पड़ी है, लायबिलिटी किसी और की, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इज बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन, क्या आता है, उसमें था सेम, इसमें था डिफरेंट। इसका एग्जांपल होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या होता है? पिक्चर देखने जाता है ना तू राजेंद्र टॉकीज में, ठीक है ना, तो क्या होता है 70 रुपए का टिकट और लेते 100 रुपए, वो 30 रुपए टैक्स के लेते, क्या लेते हैं, मगर तू कहता है 100 रुपए वसूल हो जाता है, 30 ले 100 ले कुछ है, तो 100 रुपए जो लिए ना उसमें से 30 रुपए तेरी जेब से गए, मगर 30 रुपए जमा कौन कराएगा, वो टॉकीज वाला कराएगा, ठीक है, जिसके हम नाम भी नहीं चाहते, जहाँ पे तो देखा जाता है, ठीक है ना, तो वो होता है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? रुपए लगे तेरे 30 और जमा वो कराएगा सरकार के पास, ठीक है ना। जैसे हम आते थे कैसे होटल में बिल निकाल के देते हो ना, बड़ा लंबा चौड़ा नीचे आता है जीएसटी वीएसटी, जेब से रुपए किसके गए, हमारे, जमा कौन कराएगा, तुम करा, तुम तो वहां पे तो कुछ और ही बताते थे। हाँ, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इज बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। इसका एग्जांपल क्या है? पहला सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स अभी बताया, ये सब है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? भरता कोई और है और जमा कोई और कराता है, बर्डन किसी और के जेब, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। एक एग्जांपल जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, सेल टैक्स की जगह तो आया है जीएसटी। तू खरीदता है चीजें, लिखा होता है जीएसटी, तेरे जेब से जाता है, कभी गया क्या जमा कराना है, जमा कोई और कराता है। हाँ, अगला आता है, ये थी टैक्स की बात हुई, पहले टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, कीवर्ड है कंपलसरी। क्या है? बोल पूरा। इट इज ए कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इज बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन, इफ लायबिलिटी टू पे टैक्स इज बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। एग्जांपल याद कर लेना, पक्का आएंगे और मैं भी पूछूंगा कल। अगला आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या आता है? सरकार को कमाना भी है मगर टैक्स से नहीं कमाना है। क्या क्या तरीके होते हैं? पहला होता है फी। क्या होता है? अलग अलग फीस लेती है सरकार। आप म्यूजियम में जाते हो ना, अली शाह को देखना है, अली शाह के साथ देखना है, म्यूजियम में जाते हो ना, तो जू में जाते हो, जू में
जू में जाते हो तो फीस लेते हैं अपन से, वो फीस का एक सोर्स है, ठीक है ना। गए थे ना लेशिया के साथ देखने जू में गुरिल्ले को, नहीं। अगला पहला होता है फी, क्या होता है अगला? लाइसेंस एंड परमिट। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है अलग अलग तरह के, ऑल इंडिया परमिट, इसको भी लाइसेंस दिया हुआ, 8 PM के बाद पीने का परमिट, ठीक है ना, तो उसके रुपए लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है फीस म्यूजियम के या फिर जू के फीस लेते हैं। दूसरा होता है परमिट, क्या होता है? लाइसेंस और परमिट, क्या होता है? गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लाइसेंस देती है, परमिट देती है आपको, अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। आप कोई माइनिंग खोल रहे हो, कुछ भी करो, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट को। अगला एस्टीट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे हिमांशु हुआ, सुजल पाठक हुआ, चेहरे से ही पता चल जाता है अकेले मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इंसान ना क्या होता है, बिना वारिस के मर जाता है, क्या होता है? जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता, यानी पीछे कोई वारिस नहीं होता, तो क्या होता है? उसकी सारी संपत्ति क्या होती है? ऑटोमेटिकली सरकार के पास चली जाती है। क्या जाती है? चेहरा देखो तुम खुद ही, तुम खुद कहोगे हाँ सर सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जो लोग बिना किसी लीगल वारिस के मर जाते हैं, इलीगल भले हो सकते हैं मगर लीगल वारिस नहीं होंगे, और फिर क्या होगा? उनकी सारी संपत्ति किसी पास चली जाती है, एसेट्स, ये भी गवर्नमेंट की एक इनकम है, ठीक है ना। अगला होता है स्पेशल असेसमेंट, क्या होता है? एस्टीट हो गया, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण, क्या एस्टीट क्या होता है बेटा? एस्टीट, हाँ मुंह बना दे, हाँ गवर्नमेंट आ जाती है, फिर क्या गवर्नमेंट? एस्टीट क्या होती है? स्पेशल असेसमेंट नहीं पूछा मैंने इससे पहले वाला पूछो। इसको देख के नहीं लगता चीटिंग हो गई घर वालों के साथ? तो एस्टीट इसका है पॉइंट, एस्टीट। हाँ, अगर कोई इंसान बिना लीगल वारिस यानी रहना लीगल हेयर के बिना मर जावे तो उसकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट के पास चली जाती है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। अगला होता है स्पेशल असेसमेंट, क्या होता है? इधर देख, स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण, क्या किसी पर्टिकुलर इंसान की कोई फायदा हो जाता है या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, उसके बदले में वो है ना गवर्नमेंट को कुछ रुपए देता है, गवर्नमेंट से रुपए लेती है, उसके भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। जैसे आपका कोई प्लॉट काटा है आपने दूर, बिक ही नहीं रहे क्योंकि रोडे नहीं है, अब आप गवर्नमेंट को तो भाई हमारे रोडे बना दो यार, ठीक है ना, इसके बदले में आप गवर्नमेंट को तो हम इतने रुपए दे देंगे, कर देंगे। रोडे बनती है, आपके प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाते हैं, इसके बदले में जो गवर्नमेंट को रुपए दिए ना वो गवर्नमेंट की इनकम है। स्पेशल असेसमेंट क्या? गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण किसी पर्टिकुलर इंसान की या किसी संस्था की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ वैल्यूशन बढ़ जाती है, उसके बदले में जो रुपए मिलते हैं उसको गवर्नमेंट को उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। अगला फाइन्स एंड पेनल्टी, तो तुमको पता ही होगा, रोज अपन बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा तो अपन इनको देते हैं इनकम। मास्क के बिना घूम रहे हैं, फाइन, 3 जने घूम रहे हैं, ओ भाई और भाई, उधर से एक आ जाता है, भाई आजा बेटा बैठ, फाइन। मोबाइल पे बात करते थे, हाँ आ गया बस आ गया, तो क्या चल अभी कहीं और चलना है, कहीं नहीं जा रहा, तो फाइन पेनल्टी लगती है ना अलग अलग, उससे भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, सबसे ज्यादा अपन ही देते हैं इनकम, ठीक है ना। अगला है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, जैसे अपने पाली में देख लो, बांगड़ हॉस्पिटल, बांगड़ धर्मशाला, बांगड़ जी ने फ्री में दे दी गवर्नमेंट को, लो ले जाओ ये पूरी जमीन, तो उससे भी गवर्नमेंट की कमाई होती है। गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग गिफ्ट एंड ग्रांट्स देते हैं, ले जाओ हमारी तरफ से। अगला इंटरेस्ट, क्या है? गवर्नमेंट अगर किसी को उधार देती है उसके बदले में गवर्नमेंट से इंटरेस्ट देती है। अगला होता है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, क्या होता है? इनकम या प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक की जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, कभी गलती से कमा भी लेती है, ठीक है ना, 90% तो नुकसान भी रहती है, कुछ कमा भी लेती है, जो कमाई है ना वो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है ना। सारा पॉइंट लिख जल्दी से और याद करके सुनो मेरे को, क्या क्या पॉइंट है बेटा, कौन बता रहा है? और क्या पढ़ रहा है बेटा अपन, टॉपिक क्या है अलीशा? नॉन टैक्स हेवन, क्या कमाना भी है मगर बिना टैक्स के। तो पहला पॉइंट क्या था, वापिस बोलना अलीशा, बुक में देखे बोल। फी, अगला लाइसेंस, अगला एस्टीट, अगला एस्टीट की स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग बोल, ESCHEAT। अगला स्पेशल असेसमेंट,
फाइन्स एंड पेनल्टी, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, इंटरेस्ट, ये सब गवर्नमेंट की है ना नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्या है? कमा भी रहे हैं मगर टैक्स के थ्रू नहीं कमा रहे हैं। अगला आता है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट। क्या आता है? अगर मैं बोलूं रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा अलीशा? तो कैपिटल रिसिप्ट की क्या डेफिनेशन होगी? विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। या तो आपने किसी से उधार ले लिया, लायबिलिटी बढ़ा दी, आपने वापस चुकाना है आपको, या आपने कोई एसेट्स भेज दी। क्या भेज दिया? और उसके थ्रू जो रुपया है ये कमाई नहीं है आपकी अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती है विच आइदर क्या क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। क्या? विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस, ये होती है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट? क्या क्या हो सकती है? पहला डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है? क्या मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट का? सरकार अपनी कंपनियां बेच देती है जो कंपनी अच्छी नहीं चल रही है। जैसे अभी बात चल रही है बहुत सारी कंपनियों को बेचने की, है ना। बीपीसीएल बेच रही है सरकार, भारत पेट्रोलियम। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन। क्या होता है? आपने किसी को लोन दिया हुआ है, ये आपकी एसेट्स थी, आप इससे वापस कह दो तो भाई लोन दे दे, इससे आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट में आपकी कंपनियां बिक गई, एसेट्स कम हो गई। रिकवरी ऑफ लोन में जो अपन ने लोन दिया वापस ले लेते हैं, भाई साहब रुपए चाहिए हमको दो। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना। यहाँ पे अपनी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सरकार को रुपए चाहिए, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया और ला दो स्मॉल सेविंग। क्या होता है? गवर्नमेंट अपने जैसे लोगों से चिन्नू चिन्नू स्मॉल लोगों से स्मॉल सेविंग कराती है। किसके नाम पे? पीएफ के नाम पर, एलआईसी के नाम पर। ये सारा रुपया किसके पास आता है? गवर्नमेंट के पास। एक बार तो रुपया मिल गया, मगर 10 साल बाद 20 साल बाद जब तू टपक जाएगा तो तेरे घर वालों को मिलेंगे ना रुपया एलआईसी के, या फिर तू भी गलती से जिंदा रह गया इतनी सारी गलत आदतें होते हुए भी, तो तेरे को रुपये मिलेंगे। तो गवर्नमेंट वापस चुकाना है 20 साल बाद। क्या मजाक कर रहे हो क्या? टेस्ट ले रहे हैं 20 साल बाद गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। क्या है? एक बार तो रुपया आ गया स्मॉल सेविंग के थ्रू, मगर वापस देना है उनको, तो वो है स्मॉल सेविंग। ये है कैपिटल रिसिप्ट। क्या आती है? क्लियर है? क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन? तेरे से पूछा, उसको क्या बोल रहा है? हाँ बोल। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये पहला पार्ट हुआ रेवेन्यू। एक दो कंपोनेंट होते हैं, बजटेड रिसिप्ट्स। अब दूसरे पार्ट पे आता है बजटेड एक्सपेंडिचर। किस पे आता है? ठीक है ना। वो भी दो तरह के होता है। कौन कौन सा विशाल? बजटेड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं विशाल। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बोल बेटा, दिमाग ले पढ़ा है क्या? रेवेन्यू की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी क्या? बोल। हाथ से रुपया कब जाता है? एक्सपेंडिचर कब होता है बता? जल्दी बता। कोई चीज खरीदता तब, एसेट्स बढ़ती तब, या फिर जब चीज को उधार दिया वापस चुका देता है, जो आज तक चुका ही नहीं अपन ने, तभी जाता है रुपया। दोनों, या तो आप कोई चीज खरीदते हो तो रुपया हाथ में जाता है, या फिर किसी कोई मांगता है तो उसको वापस चुका देते हो तो रुपया जाता है। दोनों तरह से नहीं, किसी और कहां से चला जाए। नहीं, आपने ना तो किसी से कोई चीज खरीदी, ना आपने किसी को उधार चुकाया, फिर भी रुपया चला गया। जैसे आपने सैलरी पे कर दी किसी को, उसके कारण जो रुपया जाता है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। ना तो एसेट्स बढ़ रही है ना लायबिलिटी घट रही है। उसमें उल्टा था, उसमें था नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस। इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा खर्चा होता कब है? जब एसेट्स बढ़ती है तो खर्चा होता है, और लायबिलिटी घटती है तो खर्चा होता है। एसेट्स बढ़ाएंगे तो रुपया जाता है ना, मगर यहाँ पे दोनों नहीं है करना है। विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। टीना, विच नाइदर क्रिएट एसेट्स, ना तो आपकी एसेट्स बढ़ी और ना आपकी लायबिलिटी घटी, फिर भी रुपया चला गया। कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को रुपया कैसे जा सकता है? पहले सैलरी और इंटरेस्ट पे करना। वेरी गुड। सैलरी बहुत सारी जगह रेंट पे रहती है गवर्नमेंट, रेंट, सब्सिडीज, इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा मगर रुपया जा रहा है। पेंशन देनी पड़ती है, मिलती होगी ना अलीशा? तो ये सब है ना
ये सब है ना, रुपया जा रहा है मगर हाथ में कुछ नहीं आ रहा। पेंशन मिलती है ना, सरकारी कर्मचारियों को बंद हो गई मगर बूढ़े लोगों को तो मिलती है। हाँ, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कुल मिलाकर कुछ रुपया जा रहा है मगर हाथ में कुछ आ नहीं रहा। ये सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अली ऐशा बताया, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोल। वेरी गुड, एकदम गलत। पढ़ाया था तो भूला था, मैंने कहा रेवेन्यू में हमेशा नाइदर आता है, कैपिटल में हमेशा आइदर आता है। विच आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस, या तो आपने एसेट्स खरीदने के लिए कोई खर्चा किया है या लायबिलिटी को पे करने के लिए कुछ चुका है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? जैसे आपने परचेज ऑफ बिल्डिंग कर दी, क्या कर दी? आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई भी रोड कर दिया। इससे क्या हुआ? आपकी एसेट्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? या फिर आपकी है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन किया, लायबिलिटी घट रही है। डेफिनेशन बोलना बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। एग्जाम्पल बोलना बेटा। लोन कंस्ट्रक्शन, लोन का कंस्ट्रक्शन कर दिया, रोड का कंस्ट्रक्शन और रीपेमेंट ऑफ लोन। या तो एसेट्स बढ़ रही है या लायबिलिटी घट रही है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या? प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे अली ऐशा और हिमांशु और हर्ष, इन तीनों ने कहा कि भाई आज जाएंगे केसर। अली ऐशा ने कहा मेरी तरफ से पार्टी। क्या है? अब ये जो खर्चा हो रहा है वो प्लान एक्सपेंडिचर है। क्या है? और एकदम से जतिन आ जाता है ट्यूशन छोड़ के, चलो चलो चलो, दिखता रहा तुम लोग, बैठ जाता है। तो ये जो इस पर खर्चा होगा वो होगा नॉन प्लान। क्या होगा? यानी जो सोचा हुआ खर्चा आता है, पहले से डिसाइडेड होता है, वो तो प्लान। नॉन प्लान, ठीक है ना। जैसे विशाल गया गाड़ी लेके घूमने, ठीक है ना, किसी के साथ, तो फिर बीच में जो भी खा रहे हैं, पति पता से खिला रहा है, आइसक्रीम खिला, ये सब प्लान एक्सपेंडिचर। क्या है? और फिर टूरे ने पकड़ लिया बीच में, वो जो खर्चा हो गया वो नॉन प्लान है। क्या है? वैसे ही ना सरकार का भी होता है, जो सरकार ऑलरेडी 5 ईयर प्लान में डिस्कस कर लेती है। क्या कर लेती है? पहले से ही 5 साल के जो प्लान बनते हैं उसमें पहले से लिख देते हैं, इस साल हम इस पे इतना खर्चा करेंगे। ठीक है ना। हम कुपोषण के शिकार वालों को 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है। हम कोरोना वायरस बीमारों को 4 लाख रुपए देंगे। ठीक है ना। ये जो पहले से लिख दिया है ये तो है प्लान। क्या है? और एकदम से आ जाती है सुनामी, भूकंप, एकदम से वॉर हो जाती है। वॉर क्या आती है? वो आता है नॉन प्लान। क्या आता है? तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच ऑल द एक्सपेंडिचर विच हैव ऑलरेडी डिसाइडेड या ऑलरेडी डिस्कस इन 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान में पहले से डिस्कस हो चुके हैं और अगर आप उस पर ही खर्चा कर रहे हो, वो है प्लान एक्सपेंडिचर। क्या है? और जो अचानक से हो जाते हैं, जो 5 ईयर प्लान में डिस्कस ही नहीं थे और अचानक से खर्चा करना पड़ जाता है, बाढ़ आ गई, पता तो नहीं था बाढ़ आ जाएगी है, सरकार में कोई बाबा तो नहीं बेटे बाढ़ आएगी, लिख देते हैं पहले, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो अचानक से हो जाता है वो होता है नॉन प्लान। क्या होता है? जो 5 ईयर प्लान में डिस्कस नहीं होता है। याद रहेगा क्या होता है अलेशा? प्लान एंड नॉन प्लान। यार अलेशा को बताना था। और ये ऐसे लिखेगा तो ये सर एग्जाम ऐसे लिखा, सर प्लान था नहीं मगर देने आ गया, तो ये तो हो गया है क्या? हाँ, तो बस बाढ़ पे जा, मैं प्लान वाले के बाढ़ में जा, पहले प्लान नहीं बोलेगा, नॉन प्लान बोलेगा। हाँ, क्या प्लान? क्या होता है प्लान एक्सपेंडिचर? ऑलरेडी 5 ईयर प्लान में डिस्कस हो। क्या हो? जो 5 ईयर प्लान में पहले से डिस्कस हो उस पर अगर अपन खर्चा करें प्लान एक्सपेंडिचर, और जो 5 ईयर प्लान में डिस्कस नहीं है अचानक से हो जावे, कोरोना वायरस पे जो खर्चा हो रहा है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या है? एजुकेशन पे जो खर्चा कर रही है प्लान एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट। डिफेंस पे जो कर रही है प्लान एक्सपेंडिचर है। अगला ये हो गया प्लान नॉन प्लान। अगला होता है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बोल बेटा हर्ष, क्या होंगे तेरे हिसाब से? अपन ने पढ़ा प्लान एंड नॉन प्लान। इसमें होता है 5 ईयर प्लान में डिस्कस होते हैं जो, और इसमें 5 ईयर प्लान में डिस्कस नहीं होते जो। अब आ रहा डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। खुद का दिमाग लगाओ। क्या है? ऐसे तो बहुत दिमाग चलते अपने। हाँ, वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी का, सोशल
या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, क्या करे? जैसे स्कूल बनाई, हॉस्पिटल बनाया, पागलखाना बनाया, ठीक है ना, तो ये सब है ना डेवलपमेंट हो रहा है, अपने बिल्डिंग बन रही है, ये है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? और ऐसे खर्चे जिससे देश का कोई भी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट नहीं हो, जैसे डिफेंस पे खर्चा, डिफेंस पे खर्चे से क्या इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है बताओ? उल्टा नुकसान ही होता है, कुछ ना कुछ टूटता फूटता ही है, लोग मरते ही है, तबाही होती है चीजें। तो ये खर्चा जो हो रहा है ना, ये नॉन डेवलपमेंट है। क्या है? आप जो है ना टैक्स के कलेक्शन के लिए जो खर्चा कर रहे हो वो रुपया जा ही रहा है, ये नॉन डेवलपमेंट है। तो नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वो खर्चे है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी कंट्री का सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। क्या करे? हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब है ना, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो किसी भी तरह से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करे। या तो डेफिनेशन आएगी या आएंगे एग्जाम्पल। क्या आएंगे? एग्जाम्पल पढ़ के आए, क्या है? 5 एग्जाम्पल बता दोनों के जल्दी से। उमंग, क्या होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल? इंडस्ट्री और इंडस्ट्री, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इस पर जो खर्चा करते हैं। और नॉन डेवलपमेंट डिफेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना, ये सब नॉन डेवलपमेंट। क्या है? याद रहेगा। अगला होता है टाइप्स ऑफ बजट। क्या होता है? 3 तरह के बजट होते हैं। एक होता है सरप्लस बजट, चलो बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। सरप्लस बैलेंस बजट क्या होगा लेशा तेरे हिसाब से? बैलेंस बजट, बैलेंस नाम पे आंसर है। बैलेंस बजट क्या होगा? बैलेंस होगा जिस बैलेंस बजट क्या होगा बेटा? बजट किससे मिलके बनता है? कोई बीच में बोला लेशा, जल्दी बता। सिर्फ रिसिप्ट से? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट से मिलके बनता है। अगर वो दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए? इफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, बराबर हो जाएगा कौन दो? तो हो जाएगा बैलेंस बजट। क्या हो जाएगा? अगर किसी देश का बजट ऐसा है जिसके बजट में जितना अपन सोचे इतनी इनकम होगी, इतनी रिसिप्ट होगी, इतनी रेवेन्यू होगी, उतना ही अपना खर्चा भी है कि भाई 10,000 करोड़ का हमारा इस साल खर्चा होगा और 10,000 करोड़ का हमारी रेवेन्यू होगी, उसको कहते हैं बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो फिर सरप्लस बजट क्या होगा लेशा? बैलेंस बजट में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इक्वल है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के, तो फिर सरप्लस बजट क्या होगा? सरप्लस बजट क्या होगा? इसमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है रिसिप्ट है वो ग्रेटर देन होगी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से। किससे होगी? अगर किसी सरकार का जो सोचा है कि भाई हमारा इस साल का रेवेन्यू 10,000 करोड़ होगा और खर्चा 8,000 करोड़ होगा, तो ये है सरप्लस बजट। क्या है? अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। डेफिसिट बजट क्या होता है अलेशा? बीच में नहीं बोलेगा कोई एक सेकंड के लिए भी। अच्छा, ये इसमें भी तो इक्वल है। डेफिसिट बजट क्या होगा? हाँ, एक्सपेक्टेड रिसीव ज्यादा कम होगी और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, जब खर्चे ज्यादा हो सोचे हुए और इनकम कम हो तो वह डेफिसिट बजट है। क्या है? 3 तरह के बजट होते हैं वर्षा, कौन कौन से? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट। बैलेंस बजट क्या होता है बेटा? हाँ, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स बराबर हो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से। इसमें सरप्लस में एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स बड़ी हो, ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट क्या होता है अलीशा? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स कम हो और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं डेफिसिट बजट। क्या कहते हैं? अब आता है बजट डेफिसिट। क्या आता है? डिमांड बार पढ़ने की तरह है ना। अगला आता है बजट डेफिसिट। क्या आता है? मैं बोलता हूं कि मैंने एक ऐसा बजट बनाया। क्या बनाया?
मैंने एक ऐसा बजट बनाया जिसमें मेरी 100 करोड़ का खर्चा था और 80 करोड़ की इनकम थी, तो ये जो बजट होगा वो होगा डेफिशिएट बजट। क्या होगा? और ये जो 20 रुपए घाटा आ रहा है ये होगा बजट डेफिशिएट। क्या होगा? दोनों में का फर्क समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा बजट बनाता हूं अलीशा जिसमें मेरे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो वो कहलाएगा डेफिशिएट बजट। क्या कहलाएगा? और ये जितना भी खर्चा ज्यादा है इनकम से, खर्चा जितना ज्यादा है इनकम से, कितना ज्यादा है खर्चा? ये जो 20 है ये बजट डेफिशिएट है। क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इट्स कॉल्ड बजट डेफिशिएट। क्या? एक्सेस यानी ज्यादा, एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इट्स कॉल्ड बजट डेफिशिएट। क्या होता है बजट डेफिशिएट बेटा? हिंदी में बताते हैं। हाँ, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना कम है खर्चों से, या खर्चा कितना ज्यादा है रेवेन्यू से, उसका जो डिफरेंस है उसको कहते हैं बजट डेफिशिएट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। क्या हो जाएगा? अगर आपने एक ऐसा बनाया बजट जिसमें खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो वो कहलाएगा डेफिशिएट बजट। क्या कहलाएगा? और खर्चे जितने ज्यादा है रेवेन्यू से वो कहलाएगा बजट डेफिशिएट। क्या कहलाएगा? ठीक है ना? घाटा, ये तो है घाटे वाला बजट और ये है घाटा, बजट का घाटा। समझ में आ गया ना? ये तो है घाटे वाला बजट और ये बजट में होने वाला घाटा। ठीक है ना? अगला आता है, 3 तरह के होते हैं बजट डेफिशिएट। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिशिएट। क्या होता है? तीन तरह के डेफिशिएट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिशिएट। क्या होता है? एक होता है फिस्कल डेफिशिएट। क्या होता है? एक होता है प्राइमरी डेफिशिएट। क्या होता है? कितने तरह की इनकम होती है, कितने तरह के खर्चे होते हैं बेटा? जल्दी बता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने तरह के? जल्दी बता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं बता? गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर क्या होता है गवर्नमेंट बजट का? क्या होता है प्रियांशु? हाँ, होता है बजट एक्सपेंडिचर और बजट। ये कितने तरह के होते हैं बेटा अलीशा? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। वेरी गुड। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। 2 तरह के खर्चे हैं और 2 तरह की इनकम है। मगर अगर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है क्या? अपने 2 तरह के खर्चे हैं, अपने 2 तरह के खर्चे हैं, कैपिटल भी है और रेवेन्यू भी है, मगर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल समझना, आपने 100 करोड़ का टैक्स जनरेट किया, क्या किया? और 200 करोड़ की सब्सिडी दी। क्या दी? एट द सेम टाइम आपने 100 करोड़ की लायबिलिटी का पेमेंट किया। क्या किया? पेमेंट किया। या 100 करोड़ की आपने एसेट्स खरीदी। क्या खरीदी? और 500 करोड़ की लोन ले लिया या लायबिलिटी ले ली, 500 करोड़ की लोन ले लिया। अब यहां पे ये जो चीज है ना, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या है? ये है रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये है कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या है? आपने सब्सिडी ली, सब्सिडी दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? रेवेन्यू। आपने टैक्स रिसीव किया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या है? आपने एसेट्स खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या? आपने लायबिलिटी बढ़ाई, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या है? अब इसमें आप देखो, आप रेवेन्यू में तो नुकसान मारो -100 और है ना कैपिटल में +400। क्लियर ना? तो जब सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, क्या हो?
व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीव्स, क्या व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? अगला आता है फिस्कल डेफिसिट। क्या आता है? जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर बड़े हो टोटल रिसीव्स से, यानी इन दोनों को जोड़ दो, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर जोड़ दो, वो बड़े हो रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीव्स से, तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, जब आपका ये जो फिस्कल डेफिसिट आया, इसमें से इंटरेस्ट जो आपने चुकाया, इंटरेस्ट पेमेंट, वो घटा दो, वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या आता है? तीनों तरह के बता जल्दी से अलीशा, प्राइमरी डेफिसिट क्या? जल्दी बता, जल्दी बता, क्या था हर्ष? रेवेन्यू डेफिसिट सामने देख, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीव्स। क्या? यानी अपन की कमाई कम हो रही है और कमाई करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल। और लास्ट है फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन यानी इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर आप जितना भी इनकम करो, सारी इनकम जोड़ दी, फिर भी आपके सारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसको चुकाने के लिए क्या करोगे आप? तो अपना पहला होता है अपना डेप बर्डन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? या फिर बोलो डेप ट्रैप। क्या हो जाता है? अपन डेप ट्रैप में फंस जाते हैं। अपन एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार लेते हैं, फिर दूसरा उधार चलाने तीसरा उधार लेके चौथा, क्योंकि अपनी इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है, सारा खर्चा ज्यादा। तो पहला होता है इसका इंप्लीकेशन। क्या इंप्लीकेशन मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला डेप ट्रैप हो जाता है। क्या होता है? दूसरा होता है डिपेंडेंस, मोर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन, दूसरी कंट्रीज पर अपने ज्यादा है ना डिपेंडेंसी, उनसे उधार लेना पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? क्योंकि अपन या तो उधार लेंगे या ज्यादा नोट छापेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा नोट छापते ही अपनी अपनी कंट्री की वैल्यू की कम हो जाती है और अपनी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ये इसके इंप्लीकेशन है। क्या है? पहला डेप ट्रैप, आवाजें ज्यादा लेते रहोगे। दूसरा होता है मोर डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, और होता है इन्फ्लेशन। क्या होता है ना? और कोई इंप्लीकेशन है क्या? देखना, यहां लिखा हुआ है डेप ट्रैप, इन्फ्लेशन, इंक्रीज, और है ना अगला है इफेक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ, इफेक्ट ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। अपने जो रुपए अपने डेवलपमेंट में लगने चाहिए थे, वो रुपए सब चले जाते हैं दूसरे देशों को इंटरेस्ट देने में। क्या चले जाते हैं? तो अपने इफेक्ट हो जाते हैं। ये तो है इसके इंप्लीकेशन। क्या इफेक्ट क्या पड़ता है? क्या पड़ता है लेशा इफेक्ट? मोर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, इन्फ्लेशन, और इफेक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ। ये तो इसके इंप्लीकेशन। अब आता है हाउ फिस्कल डेफिसिट मैट। मैट का मतलब आप कैसा पूरा करोगे? कैसे करोगे? या तो लोगे आप बोरोइंग, उधार। क्या लोगे? या आप करोगे ज्यादा नोट छापोगे, उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं उसको? ज्यादा नोट छाप। अपन ये तो था इसके इंप्लीकेशन। क्या थे? और ये होता है कैसे आप फिस्कल डेफिसिट को पूरा करोगे। आप कमा रहे हो जितना भी हो, उससे ज्यादा आपके सारे खर्चे हो रहे हैं। या तो आप बोरोइंग करोगे उधार, या आप करोगे डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी नोट छापोगे। क्या करोगे? ठीक है ना? ये इसका है हाउ फिस्कल डेफिसिट मैट। समझ में आ गया? क्लियर?